पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मनुष्य में परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र, और एक चार्ट के माध्यम से हमने बताया था कि मनुष्य के सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। उसमें ब्लड को हमने बताया था, फिर आर्टरी को बताया था, फिर वेन को बताया था। अब इसके बाद जो है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो परिवहन तंत्र है मनुष्य का, उसमें मुख्य हिस्सा, मुख्य पार्ट जो है हृदय होता है, हार्ट होता है, मनुष्य का हृदय। तो आप सभी लोग जानते हैं कि शरीर के अंदर जो रक्त की नलिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स, जैसे आर्टरी है, वेन है, कैपिलरीज है, उसमें रक्त का प्रवाह हार्ट के हृदय के पंप के द्वारा होता है। यानी ये हृदय जो है कंटिन्यूअसली पंप करता रहता है, जिससे ये शरीर को रक्त भेजता रहता है और फिर शरीर के सभी अंगों से यह रक्त को इकट्ठा भी करता है। और इसी रक्त के प्रवाह से जो शरीर के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ हैं वो हर कोशिका तक पहुंचते हैं। जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम शरीर से बाहर भी निकालते हैं। तो यह जो मनुष्य का हृदय है, ये होता कहाँ है, कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जो वक्ष गुहा है मनुष्य का, जिसको छाती कहते हैं, यानी थोरेसिस कैविटी, यानी वक्ष गुहा में ये हृदय पाया जाता है। डायाफ्राम के ऊपर वक्ष गुहा में पाया जाता है, होता है ये देखने में कैसा होता है? ये देखने में इसका आकार जो है, जैसे हम मुट्ठी अपनी बांधते हैं तो ये जो मुट्ठी बंधी हुई है, इसी के आकार का हृदय जो है दिखता है और इसका रंग लाल होता है। तो यह जो हृदय है, इसकी जो बनावट है, अभी जैसा कि हमने कहा कि ये तिकोना होता है यानी मुट्ठी के आकार का होता है। अब उस हृदय को अगर सबसे बाहर देखें, हृदय का जो सबसे बाहरी परत है वह एक कड़ी झिल्ली होती है, लचीली होती है लेकिन बहुत ही मजबूत होती है वो। और उस झिल्ली को हम कहते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। ये पेरिकार्डियम झिल्ली हृदय को चारों तरफ से घेरे रहती है, एक सीथ बनाती है, एक चादर बनाती है और उसी में उसको ढके रहती है। और जो बाहरी आघात है, बाहरी आघात से हृदय को बचाने का काम करती है। ये उस पेरिकार्डियम झिल्ली मेम्ब्रेन के नीचे देखें तो इस हृदय का जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना जानने के लिए हमें हृदय का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन यानी लंबवत काट हमें हृदय की करनी पड़ेगी। और जब उसके हृदय की, जब मनुष्य के हृदय की लंबवत काट करते हैं, एलियस करते हैं, तो देखते हैं कि इस हृदय के अंदर 4 भस्म पाए जाते हैं, यानी 4 कुठरियां पाई जाती हैं, 4 भस्म या कोष्ठक कहें, 4 कोष्ठक इसमें पाए जाते हैं। अब ये जो 4 कोष्ठक हैं, इसमें देख सकते हैं कि जैसे हम ऐसे खड़े हों तो हमारा दाहिना ये है, बायां हिस्सा ये है। तो दाहिने तरफ जो हृदय का जो हिस्सा पड़ेगा उसको दायां भाग कहेंगे, बाईं तरफ जो हिस्सा पड़ेगा उसको
बायां भाग कहेंगे। इस हृदय के बीच में एक दीवार होती है, दीवार, और यह जो दीवार है इसको हम सेप्टम कहते हैं। सेप्टम यानी यह जो हृदय है इसको बीचों बीच से ये दो भागों में बांटता है, और वहां एक दीवार होती है, मस्कुलर दीवार होती है, और वो दीवार जिसको हम सेप्टम कहते हैं। इस सेप्टम के दोनों तरफ देखेंगे कि दो कोठरियां, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, ये पाई जाती हैं। ऊपर वाली दोनों कोष्ठक को हम आलिंद कहते हैं। आलिंद यानी आर्किल, यानी इसमें 4 भस्म होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 आलिंद, आलिंद को आर्किल कहते हैं। ये ऊपर होते हैं, और 2 जो है निलय होता है इसमें, जिसको हम वेंट्रिकल कहते हैं, यानी 2 आर्किल और 2 वेंट्रिकल। जो दाहिनी तरफ है उसको हम दायां आलिंद, और जो बाईं तरफ है उसको हम बायां आलिंद कहते हैं। जो निलय दाईं तरफ है उसको हम दायां निलय कहते हैं, और जो निलय बाईं तरफ है उसको हम बायां निलय कहते हैं। अब इन दोनों आलिंद और निलय को देख लें तो इनके बीच में एक मस्कुलर वाल्व होता है। मस्कुलर वाल्व यानी ये आर्किल है, ये वेंट्रिकल है, यानी ये आलिंद है और ये निलय है, इसके बीच में एक वाल्व होता है। और वाल्व का मतलब समझते ही है कि एक ही तरफ जो है वो रक्त को जाने देता है, दूसरी तरफ जाने से रोक देता है। इसी तरह से ये जो बायां आलिंद और बायां निलय है इसके भी बीच में वाल्व होता है, जिसको हम वाल्व फर्स्ट कहते हैं, ये वाल्व सेकेंड है। या इसका नाम अगर रखेंगे तो आरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व कहेंगे। आलिंद निलय वाल्व, आलिंद निलय वाल्व फर्स्ट, आलिंद निलय वाल्व सेकेंड। तो ये वाल्व हो गए। वाल्व का काम यह है कि रक्त को आलिंद से निलय को जाने देगा, ये जाने देता है। यानी कैसे होता है, ऐसे होता है जब ऊपर से प्रेशर पड़ता है तो ये खुल जाता है, जाने देता है, लेकिन जैसे ही नीचे से ब्लड जो है ऊपर जाने को होता है, ये वाल्व, नीचे वाला वाल्व जो है आकर के ऊपर वाले से सट जाता है, यानी रक्त को ऊपर जाने से रोक देता है। अब इसमें देखेंगे कि जो दायां आलिंद है, दायां आलिंद, इसमें एक महाशिरा आके खुलती है, महाशिरा। अब ये महाशिरा क्या करती है, तो ये जो महाशिरा होती है ये शरीर से, यानी शरीर के अग्रभाग से और शरीर के पश्च भाग से, यानी ऊपर से और नीचे से जो रक्त शिराओं के द्वारा इकट्ठा किया गया रहता है, जो लेके आया गया रहता है, इस महाशिरा के द्वारा आकर के आर्किल में, दाएं आर्किल में, राइट आर्किल में आके भर जाता है। यानी महाशिरा जो है किसमें खुलती है, दाएं आलिंद में खुलती है। और इसी महाशिरा में जो नीचे से पश्च महाशिरा आती है, इसी महाशिरा में आके वो भी मिल जाती है, और दोनों जो है एक ही साथ इसमें खुल जाते हैं। इस बाएं आलिंद में देख लें, बाएं आलिंद में एक सिरा है जिसको हम कहते हैं फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा। ये जो फुफ्फुस सिरा है ये कहां से आती है, फेफड़े से। कहां से आती है, फेफड़े से आती है। और फेफड़े से क्या लेकर के आती है, शुद्ध रक्त। क्या लेकर के आती है, शुद्ध रक्त लेकर आती है। तो इस तरह से ये इनकी आंतरिक संरचना में
अब यहां से आप देख लें कि यहां से दो नलियां, चौड़ी नलियां जो है हृदय में ऊपर की ओर जाती हैं। एक नली जो है वो कहां से निकली है? दाएं निलय से। कहां से निकली है? दाएं निलय से निकली है और वो चली जाएगी कहां? जिसको हम कहते हैं फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। इसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। और ये कहां जाएगी? फेफड़े को। कहां जाएगी? फेफड़े को। और फेफड़े को ये क्या लेकर के जाएगी? तो इस वेंट्रिकल में जो अशुद्ध रक्त आया रहता है, अशुद्ध रक्त का मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, उसको हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो ये अशुद्ध रक्त जो है फुफ्फुस धमनी से होता हुआ कहां जाती है? फेफड़े को। यानी इसके दो हिस्से हो जाते हैं, दो ब्रांच हो जाते हैं, दोनों फेफड़े को चले जाते हैं। तो इस तरह से फिर यहां बाएं निलय से एक मोटी धमनी निकलती है, मोटी धमनी निकलती है, नली निकलती है, ट्यूब, जिसको हम महाधमनी कहते हैं। और ये महाधमनी जो है रक्त को ले जाती है। कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। और किसको ले जाती है? शरीर को। यानी शरीर के अग्रभाग और शरीर के पश्च भाग, यानी पूरे शरीर में रक्त को फैलाने का, शुद्ध रक्त को फैलाने का काम कौन करती है? महाधमनी करती है। और अशुद्ध रक्त लाने का काम कौन करती है? महाशिरा करती है। अब इसमें फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी और आर्टा, महाधमनी, दोनों में देखेंगे कि एक एक वाल्व जो है दोनों में होते हैं। एक वाल्व जो है फुफ्फुस धमनी में होता है, जिसको वाल्व 4 कहते हैं। और एक वाल्व जो है महाधमनी में होता है, जिसको हम तीसरा वाल्व कहते हैं। यानी इस पूरे हृदय में कितने वाल्व हो गए? 4 वाल्व हो गए। ये तो इनकी आंतरिक संरचना है। तो ये जो वाल्व है, इस वाल्व का काम यही है कि इस रक्त को एक तरफ जाने देता है, लेकिन ऊपर से रक्त अगर आना चाहेगा तो ये वाल्व बंद हो जाएंगे, यानी ऊपर से रक्त को आने से रोकते हैं। तो इस तरह से ये हृदय की आंतरिक संरचना है। अब इसकी कार्यविधि क्या है? ये रक्त कहां से कहां लेके जाएगी? किसको लेके जाती है? तो इसका एक डायग्राम, अगर हम रैखिक डायग्राम बनाना चाहें, तो यहां होता है हृदय। ये हृदय है, ये हृदय है। और इस हृदय से रक्त जो है जाता है किसको? फेफड़े को। जाता है फेफड़े को। और कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त जो है फेफड़े को जाता है। और फिर इस फेफड़े से अब जो है कौन सा रक्त आता है? कौन सा रक्त आता है? शुद्ध रक्त। कौन सा रक्त आता है? शुद्ध रक्त। यानी जाता है हृदय से, और शुद्ध रक्त जाता है किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। अशुद्ध रक्त जाता है फेफड़े को, और फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है हृदय को। अब ये हृदय क्या करता है? ये हृदय जो है यहां से भेज देता है रक्त को शरीर की कोशिकाओं को, शरीर की ऊतकों को भेज देता है, यानी पूरे बॉडी ऑर्गन्स को। ये कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त जो है पहुंच गया शरीर की ऊतकों को, सभी कोशिकाओं को पहुंच गया। और फिर यहां से ये अशुद्ध होकर के आ गया कहां? हृदय को। तो ये पूरी तरह से आप देख सकते हैं
कि जो रक्त का संचार है, रक्त का प्रवाह है, ऐसे ही होता है। यानी हृदय का जो दायां आलिंद है, दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त आता है। यानी दाएं आलिंद में कौन सा रक्त आएगा? अशुद्ध रक्त आता है। और फिर इस वेंट्रिकल से अशुद्ध रक्त पहुंच जाता है फेफड़े को, और फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है हृदय को, और फिर हृदय ये अपने वेंट्रिकल के द्वारा, महाधमनी के द्वारा ये भेज देता है पूरे शरीर के सभी अंगों को। और फिर ये रक्त का जो प्रवाह है, रक्त का संचार है, ऐसे ही अनवरत गति से चलता रहता है मनुष्य के शरीर में। अब इस तरह से ये रक्त का संचार आपने देखा और हृदय की संरचना देख लिया। इसके बाद आप पढ़ेंगे इसमें कि हार्ट बीट किसको कहते हैं? हार्ट बीट हार्ट बीट अब इसमें समझें कि यह जो हृदय है ये पंप करता है, रक्त को पंप करता है। इसमें जो है दो तरह की गति होती है। इसमें जो दोनों आर्गिल है एक बार संकुचित होते हैं और एक बार फैलते हैं, और दोनों निलय वेंट्रिकल जो है ये दोनों जो है एक ही साथ संकुचित होते हैं और फिर फैलते हैं। लेकिन जब आर्गिल संकुचित होता है तो वेंट्रिकल फैलता है, और जब वेंट्रिकल संकुचित होता है तो आर्गिल फैलता है। तो जब इसमें आर्गिल जब संकुचित होता है, जब आर्गिल दोनों आर्गिल संकुचित होंगे, कंट्रैक्ट होंगे या कंप्रेस्ड करेंगे, तो उस समय रक्त जो है अशुद्ध रक्त पहुंच जाता है किसमें? निलय में। और जिस समय ये आर्गिल संकुचित होते हैं उसी समय निलय फैलते हैं, तो रक्त आके भर जाता है किसमें? निलय में। इधर से अशुद्ध रक्त भर जाता है, इधर से शुद्ध रक्त भर जाता है। और फिर अगले चरण में फिर क्या होता है कि ये वेंट्रिकल संकुचित होता है, और जब वेंट्रिकल संकुचित होता है, दोनों जब संकुचित होते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं, तो उस समय ये दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं। और जब ये दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं तो रक्त जो है यहां से ऊपर आर्गिल में नहीं जाने पाता है, और तब कहां से ये रक्त निकलता है? वाल्व से, यानी फुफ्फुस धमनी से और महाधमनी से रक्त निकल जाता है, और महाधमनी से शरीर को चला जाता है, और फुफ्फुस धमनी से किसको चला जाता है? फेफड़े को चला जाता है। तो ये क्रिया अनवरत चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। तो जिस समय ये वेंट्रिकल संकुचित होता है, जिस समय ये दोनों निलय संकुचित होते हैं, तो उस समय ये रक्त जो है महाधमनी से होता हुआ आर्टरी में, धमनियों में, जो शरीर में धमनियां फैली हुई हैं उसमें पहुंचता है, उसमें जाता है। और जब उसमें जाता है तो एक प्रेशर, एक एक्सपेंशन जो है, एक जो है एक्सपेंशन कहें या फैलाव कहें, यानी जो आर्टरी होती है, जो धमनी होती है शरीर के अंदर मांसपेशियों में, उसमें एक फैलाव होता है। यानी जितनी बार ये कंट्रैक्ट करेगा, जितनी बार कंट्रैक्ट निलय करेगा, उतनी बार जो है धमनियों में क्या होगा? फैलाव होगा। और जब फैलाव होगा तो उसका अनुभव जो है हम इस रिस्ट पर, इस कलाई पर हम अंगुलियों को रख करके जान सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं कि जैसे अंगुली हमने रखा है तो इस पर जो है प्रेशर ऐसे पड़ रहा है।
यानी आर्टरी में जो फैलाव हो रहा है तो हमारी उंगली को महसूस हो रहा है कि इस नली में फैलाव हो रहा है। इसी फैलाव को, इसी जो एक्सपेंशन है, इसी फैलाव को, एक्सपेंशन को हम हार्ट बीट कहते हैं। तो इससे इसको या पल्स कहते हैं, इसको पल्स कहते हैं। और हार्ट बीट क्या है? हार्ट बीट ये है कि एक बार इसका कंट्रैक्शन हो, कंट्रैक्शन यानी एक बार सिकुड़न करे और एक बार ये फैले और फिर ये सिकुड़े ये फैले, यानी एक सेकंड में एक, ये मानिए जो है एक बार जो है इनका सिकुड़न हो और एक बार इनका फैलाव, सिकुड़न फैलाव, सिकुड़न फैलाव, ऐसे दोनों का क्रम चलता रहता है। इसी को हार्ट बीट कहते हैं, हार्ट बीट। तो हार्ट बीट का मतलब यह है कि जब एक बार वेंट्रिकल संकुचित होती है और आर्किल फैलती है और फिर आर्किल संकुचित होती है तो वेंट्रिकल फैलती है, तो इस पूरे क्रम को एक हार्ट बीट कहते हैं, एक हार्ट बीट। और जो आर्टरी पर जो एक्सपेंशन होता है, जो फैलाव होता है, उसी को हम पल्स कहते हैं, पल्स। ये लगभग जो है सामान्य मनुष्य में, जो एडल्ट मनुष्य है उनमें 70 से 72 बार 1 मिनट में होता है। 1 मिनट में 70 से 72 बार पल्स होता है। इस पल्स को हम हार्ट बीट ही मान सकते हैं, क्योंकि जितनी बार हार्ट बीट होगा उतनी ही बार क्या होगा? पल्स भी इसमें आएगा। तो हम ये जाने कि कितनी बार हार्ट बीट हुआ है तो हम पल्स की गिनती कर लेंगे और पल्स की गिनती से हम जान सकते हैं कि इसमें कितनी बार हार्ट बीट हुआ है। इसके बाद आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाने के बाद कहते हैं कि मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, तो डॉक्टर जो है एक यंत्र निकालता है जो कान में लगाता है, जिसको हम कहते हैं आला, स्टेथोस्कोप कहते हैं, और वो आपकी नब्ज पर रखता है, उस आले को या सीने पर रखता है और रख करके एक आवाज सुनता है, एक आवाज सुनता है। वो हार्ट बीट की आवाज है, या कहेंगे कि दिल के धड़कन की आवाज है। और वो आवाज होती है लब डब की, लब डब, लब डब। यानी एक बार जब इसमें वेंट्रिकल में जब रक्त भरता है तो लब की आवाज होती है, और जैसे ही रक्त निकलता है डब की आवाज होती है, लब डब, लब डब की आवाज होती है। इसी को कहते हैं दिल की आवाज। यही एक साउंड है जिसको वो सुनता है, डॉक्टर सुनता है, और उससे पता चल जाता है कि आपका जो पल्स रेट है वो क्या है, आपके जो हृदय का जो पंप का जो क्रम है वो क्या है। तो इस तरह से ये, अब इसके बाद हम इसमें समझेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं? तो ब्लड प्रेशर में 2 प्रेशर होता है। एक होता है सिस्टोलिक, सिस्टोलिक प्रेशर, और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर यानी प्रेशर 2 तरह का होता है। किसमें होता है? हृदय, जो धमनियां हैं, जो रक्त की धमनियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, जो आर्टरी है, उसी में ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है, सिस्टोल का मतलब कि जब वेंट्रिकल संकुचित होता है, जब वेंट्रिकल यानी ये निलय जब संकुचित होता है तो उस समय आर्टरी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उस समय आर्टरी में, धमनी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और जिसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, जिसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर किसकी वजह से है? वेंट्रिकल की वजह से, वेंट्रिकल के सिकुड़न की वजह से, संकुचन की वजह से नलियों में, रक्त की नलियों में, आर्टरी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और जैसे ही वेंट्रिकल फैलता है, जब ये शिथिलन के क्रम में आ जाता है
तो जब वेंट्रिकल शिथिल होता है यानी फैलता है तो उस समय जो धमनी होती है उसमें ब्लड प्रेशर, उसमें जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, यानी सिस्टोलिक प्रेशर से वो कम हो जाता है। तो जब ये वेंट्रिकल शिथिल होते हैं, जब इनमें शिथिलन होता है, फैलाव होता है, तो उस समय धमनियों में जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और उस प्रेशर को हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और इसी को हम हिंदी में संकुचन और प्रकुंचन प्रेशर कहते हैं। संकुचन और प्रकुंचन दाब, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। और ये किससे मापा जाता है? ये मापा जाता है जो पारे का स्तंभ है, मरकरी का जो स्तंभ है उसके स्तंभ से नापा जाता है। तो ये जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mm Hg के स्तंभ के दाब के बराबर होता है, यानी 120 मिलीमीटर पारे के स्तंभ का जितना दाब होता है वो दाब जो है सिस्टोलिक प्रेशर के बराबर होता है सामान्य मनुष्य में। और डायस्टोलिक प्रेशर का मान कितना होता है? तो डायस्टोलिक प्रेशर का मान होता है 80 mm Hg के बराबर होता है। यह 80 mm Hg, अर्थात संकुचन और प्रकुंचन, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर का मान जो है सामान्य मनुष्य में कितना होना चाहिए? 120/80 mm Hg होना चाहिए। लेकिन उम्र के साथ ये घटता बढ़ता रहता है, किसी गड़बड़ी की वजह से, कोई दिक्कत आने की वजह से ये प्रेशर जो है घट बढ़ सकते हैं। जैसे अगर जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें इनका मान बढ़ जाता है, जैसे 140-45 हो जाता है और ये 90 के करीब हो जाता है। तो इस तरह से ये है पूरे मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना। इसमें रक्त का प्रवाह कैसे होता है, इसमें हार्ट बीट किसको कहते हैं, ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर किसको कहते हैं। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस चीज को समझ चुके होंगे और अगर इसका प्रयास भी करेंगे। धन्यवाद।